आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 76। कह रहा है द बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड टाइलोसिस। तो प्लांट में एक गुब्बारे जैसी संरचना निकलती है, उसको हम टाइलोसिस बोलते हैं। तो ये कहाँ से निकलती है हमको बताना है। तो देखिए 76 का सी विकल्प करेक्ट है। आर एक्सटेंशन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स इनटू वेसल। तो जो जाइलम पैरेन्काइमा सेल है वो वेसल, तो वेसल हमने बताया था कि ट्यूब यानी नली की जैसे संरचना होती है और खोखली होती है। तो खाली जगह में ये जो पैरेन्काइमा सेल है जाइलम की, इनका एक्सटेंशन हो जाता है यानी आउट ग्रोथ हो जाती है, अंदर की ओर जो है ये बढ़ जाती हैं। तो एक गुब्बारे जैसी संरचना बन जाती है जिसको टाइलोसिस कहते हैं। तो 76 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अब नई एनसीईआरटी में ये चीज नहीं दी गई है, इसलिए बस केवल हमें क्वेश्चन देखना है, ज्यादा विस्तार में हम लोग नहीं जाएंगे। तो देखिए कह रहा है कि टाइलोसिस आर बैलून लाइक एक्सटेंशन ऑफ पैरेन्काइमा सेल that protrude into the lumen of a neighboring xylem vessel or tracheids through a pit in the cell wall। तो जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, उसमें गड्ढा हो जाता है और उस गड्ढे से जो नेबरिंग जाइलम वेसल या ट्रैकीड है यानी पड़ोस वाली जाइलम नलिका या ट्रैकीड है, उसी में प्रोट्रूजन हो जाता है यानी वृद्धि हो करके उस ल्यूमेन में ये पैरेन्काइमा सेल पहुंच जाती हैं गुब्बारे जैसी संरचना के रूप में। तो उसी को हम टाइलोसिस कहते हैं। तो 76 का सी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब आगे और ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि नई एनसीईआरटी में ये चीज नहीं है। अब 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रीड द डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ इन द लिस्ट गिवन बिलो। कह रहा है जो 4 दी गई है लिस्ट, इसको हमें पढ़ना है। टेल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंपोनेंट्स विद रेफरेंस टू दियर अरेंजमेंट फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड इन द वुडी डाइकाट स्टेम। तो कह रहा है चारों जो पॉइंट है उनको अच्छे से पढ़ना है और बाहर से अंदर की ओर द्विबीजपत्री पौधे में जो अरेंजमेंट है, क्रम बाहर से अंदर की ओर, वो हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर सेकेंडरी कार्टेक्स, सेकेंडरी फ्लोएम, फिलम, वुड ये सब दिया गया है। तो इसको क्रम से हमें सजाना है। तो देखिए सबसे बाहर की ओर हमारा फिलम होगा, फिलम, फिलोजन, फिलोडर्म। तो यहाँ पर देखते हैं इसको और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमसे कह रहा है दियर अरेंजमेंट फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड। ध्यान दीजिए बाहर से अंदर की ओर हमको जाना है, आउटर साइड टू इनर साइड। तो सबसे बाहर फिलम होगा, फिर दूसरे नंबर पर सेकेंडरी कार्टेक्स होगा, फिर सेकेंडरी फ्लोएम होगा और फिर अंदर लकड़ी होगी यानी वुड होगा। तो फिलम, फिर सेकेंडरी कार्टेक्स, फिर सेकेंडरी फ्लोएम और इसके बाद फिर वुड होती है। ये क्रम हमारा चलता है। तो इस क्रम को आप लोग याद कर लीजिए कि सबसे बाहर आउटर से इनर अगर हम चलेंगे तो फिलम होगा, फिर सेकेंडरी कार्टेक्स होगा, फिर सेकेंडरी फ्लोएम होगा और फिर वुड यानी कठोर वाली लकड़ी हमको मिलती है। ये क्रम होता है। तो 77 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। इसको देख लेते हैं, सॉल्यूशन थोड़ा और समझ लेते हैं। तो 77 का ए विकल्प हमारा करेक्ट है। कह रहा है इन ए वुडी डाइकाट स्टेम फिलम, जिसको कार्क कहते हैं, फॉर्म्स द आउटर मोस्ट लेयर फॉलोड बाई फिलोजन एंड देन सेकेंडरी कार्टेक्स जिसको फिलोडर्म कहते हैं। तो सबसे पहले कार्क जिसको फिलम कहते हैं, फिर इसके बाद फिलोजन और इसके बाद सेकेंडरी कार्टेक्स यानी फिलोडर्म
और सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म ए नैरो सर्किल ऑन द आउटर साइड ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम वेयर एज सेकेंडरी जाइलम ऑकर्स ऑन द इनर साइड ऑफ वैस्कुलर बंडल। तो सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है एक बहुत संकरी वृत्तीय जो है वैस्कुलर कैम्बियम बनाता है, जहां पर सेकेंडरी जाइलम आकर्स ऑन द इनर साइड ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। तो वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ आउटर साइड में सेकेंडरी फ्लोएम होता है। तो ये चीज हमको ध्यान देना है। हालांकि फिल्म, फिलोजन, फेलोडर्म ये शब्द एनसीईआरटी में आपके नहीं है, तो ये भी आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में ऐसे हैं जो पूछे नहीं जाएंगे। अब 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लेंटिसेल्स आर इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज। आंसर सही है। लेंटिसेल जो होते हैं प्लांट में पाए जाते हैं जो गैसियस एक्सचेंज के लिए जरूरी होते हैं। तो 78 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है। नई वाली एनसीईआरटी में लेंटिसेल के बारे में भी नहीं दिया गया है। तो देखिए लेंटिसेल आर लेंस शेप्ड ओपनिंग फॉर्म्ड इन बार्क ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ। तो लेंटिसेल क्या होता है, ये लेंस के जैसी संरचना होती है, जैसे हमारे कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस होते हैं वैसी संरचना होती है, और ये ओपनिंग होती है, और जो हमारी छाल यानी बार्क है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ के कारण होती है। दे परमिट गैसियस एक्सचेंज इन वुडी ट्री। जो लकड़ी वाले पौधे हैं, वृक्ष हैं, उनमें गैस के आदान प्रदान के लिए ये प्रक्रिया होती है। तो इसलिए 78 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि नई वाली एनसीईआरटी में अब ये क्वेश्चन ये लेंटिसेल के बारे में नहीं बताया गया। अगला है हमारा एज ऑफ ए ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाई नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। पहला वाला करेक्ट। जो हमारी वार्षिक वलय होती हैं, एनुअल रिंग होती हैं, चूंकि उसका नाम ही एनुअल रिंग है यानी वार्षिक वलय, एक साल में एक बार बनती है। तो अगर उनकी हम गिनती कर लें तो पौधे की एज यानी उम्र के बारे में हम बता सकते हैं। तो 19 का ए विकल्प हमारा 79 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है 2 बैंड्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम दैट इज ऑटम वुड एंड स्प्रिंग वुड आर प्रोड्यूस्ड इन 1 ईयर। तो 2 पट्टी हमारी बनती हैं सेकेंडरी जाइलम की। पहली ऑटम वुड है यानी बसंत काष्ठ, और दूसरी स्प्रिंग वुड है यानी शरद काष्ठ, जो कि साल में एक बार प्रोड्यूस होती है। दीज 2 बैंड मेक एन एनुअल रिंग। ये दोनों पट्टी मिल करके एक वार्षिक वलय यानी एनुअल रिंग बनाती है। द एज ऑफ प्लांट कैन बी डिटरमाइंड बाई काउंटिंग द एनुअल रिंग। किसी पौधे की उम्र को हम इसी एनुअल रिंग को गिन करके बता सकते हैं। इट इज कॉल्ड डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी शब्द से नवाजा जाता है। तो 79 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ। तो इंटरफैसिकुलर और इंट्राफैसिकुलर 2 शब्द हमने पढ़े थे। हमने बताया था कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम पाया जाएगा उसे इंट्राफैसिकुलर बोलेंगे, और अगर जाइलम और फ्लोएम अलग अलग हैं और उनके बीच में पाया जाएगा तो उसे इंटरफैसिकुलर बोलेंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि इंटरफैसिकुलर कैम्बियम कौन सी सेल से बनता है। तो 80 से 80 विकल्प हमारा करेक्ट है। मेडुलरी रेज से इंटरफैसिकुलर कैम्बियम हमारा डेवलप होता है। तो 79 का सी विकल्प 80 का सी विकल्प हमारा
करेक्ट हो जाएगा। कह रहा इन डाइकाट स्टेम, जाहिर सी बात है कि कैम्बियम की बात हो रही है तो वैस्कुलर बंडल ओपन होंगे और ओपन वैस्कुलर बंडल डाइकाट स्टेम और रूट में पाए जाते हैं। तो कह रहा है इन डाइकाट स्टेम द सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज द इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। ध्यान दीजिए, इंटर और इंट्रा दो शब्द हैं, तो अगर प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाई जाती है तो इसको इंट्राफैसिकुलर बोलेंगे। द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज adjoining these intrafascicular cambium becomes meristematic and form the interfascicular cambium। कह रहा है कि जो मेडुलरी रेज होती हैं और उनके एडज्वाइनिंग इंट्राफैसिकुलर जो कैम्बियम है, मतलब उसी के अगल बगल उसी से सटा हुआ, तो उसमें मेरिस्टमेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी विभज्योतिकी प्रॉपर्टी आ जाती है और विभाजित होने लगता है और विभाजित होकर के इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बनाता है। दस एक कंटिन्यूअस रिंग ऑफ कैम्बियम इज फॉर्म्ड, और इस प्रकार से एक कैम्बियम की कंटिन्यूअस रिंग बन जाती है। तो 80 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। मेडुलरी रेज द्वारा इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बनता है। अब आ जाता है 81 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है द कॉमन बोतल कार्क इज ए प्रोडक्ट ऑफ, यानी बोतल में जो कार्क ऊपर लगाई जाती है उसके ढक्कन में वो कार्क किस चीज की बनी होती है, ये हमसे पूछ रहा है। तो वो हमारी होती है फेलोजन, फेलोजन। तो फेलोजन होती है जो बोतल में लगाई जाने वाली कार्क होती है। देखिए फिल्म, फेलोजन, फेलोडर्म, इससे संबंधित एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन तो हमने पढ़े हैं, लेकिन नई वाली एनसीईआरटी में ये कोर्स में नहीं है, तो ये पूछा नहीं जाएगा आपसे नीट में, लेकिन फिर भी दिया है तो बता देते हैं कि मान लीजिए आ जाता है तो आप लोग कर सकें। कार्क कैम्बियम और फेलोजन, फेलोजन को ही कार्क कैम्बियम कहते हैं और कार्क ही लगाया जाता है बोतल के ढक्कन बना करके, तो यही कार्क जो है फेलोजन होता है। इज ए टाइप ऑफ कैम्बियम अराइजिंग विद इन द आउटर लेयर ऑफ द स्टेम ऑफ वुडी प्लांट, यूजुअली एज ए कंप्लीट रिंग सराउंडिंग द इनर टिश्यू। तो कहने का मतलब ये है कि फेलोजन या कार्क कैम्बियम होता है जो बोतल के ढक्कन में लगाया जाता है। ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। और देखिए कार्क कैम्बियम ये फेलोजन है और कार्क फिल्म है और सेकेंडरी कार्टेक्स हमारा फेलोडर्म है। तो 3-4 शब्द हैं जो पूछे जाते हैं। पहला तो कार्क कैम्बियम है जो फेलोजन है, दूसरा कार्की टिश्यू है जिसको कार्क या फिल्म बोलते हैं, फिर सेकेंडरी कार्टेक्स है जिसको फेलोडर्म बोलते हैं। यही चीजें हैं। तो देखिए कह रहा है कि द कॉमन बोटल कार्क प्रोड्यूस फ्रॉम क्वेरकस सुबर इज ए प्रोडक्ट ऑफ फेलोजन। तो जो कॉमन हमारा बोटल वाला कार्क है ये क्या होता है, क्वेरकस सुबर होता है जो कि फेलोजन का प्रोडक्ट है। आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में अब नई वाली में नहीं लिखा गया है। अब आ जाता है 82 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कार्क कैम्बियम कार्क तथा सेकेंडरी कार्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। तो कार्क कैम्बियम कार्क तथा सेकेंडरी कार्टेक्स एक साथ मिल करके क्या बोला जाता है, तो पेरीडर्म बोलते हैं। फिल्म, फेलोजन, फेलोडर्म तीनों को मिला करके पेरीडर्म बोलते हैं। तो 82 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 82 का सी विकल्प हमारा करेक्ट है कि फेलोडर्म सेकेंडरी कार्टेक्स। तो फिल्म, फेलोजन तथा फेलोडर्म कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट पेरीडर्म। कुछ नहीं, बस इतने को ही आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए।
ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो 82 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हार्डवुड डिफर फ्रॉम सैपवुड इन। हार्डवुड मतलब कठोर काष्ठ मृदु काष्ठ से किस प्रकार से भिन्न है? तो हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट। तो जो हार्डवुड होती है इसमें हमने पढ़ा है कि सुबेरिन, लिग्निन और आयलिन सबका डिपोजिशन हो जाता है, जिससे इसके छिद्र बंद हो जाते हैं, पोर बंद हो जाते हैं, जिससे ये कंडक्शन का काम नहीं करती। किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम ये नहीं कर पाती, इसलिए इसे नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट कहेंगे। और ये डेड होती है। जब छिद्र बंद हो जाएंगे तो सांस नहीं ले पाएगा कोई, और सांस नहीं ले पाएगा तो मर जाएगा। इसलिए हार्टवुड हमारी डेड सेल होती हैं। ये समझाने के लिए हमने आपको बताया। तो 83 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 83 का सी विकल्प हमारा करेक्ट है। ये ज्यादा डिटेल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पीछे के क्वेश्चनों में सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब 84 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है वैस्कुलर टिश्यू इन फ्लावरिंग प्लांट डेवलप्स फ्रॉम। तो वैस्कुलर टिश्यू यानी संवहन ऊतक जो है वो फ्लावरिंग प्लांट में कहाँ से डेवलप होते हैं, ये हमको बताना है। तो देखिए इतना ज़्यादा डिटेल नई वाली एनसीईआरटी में नहीं दिया, तो ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। वैस्कुलर टिश्यू इन फ्लावरिंग प्लांट डेवलप्स फ्रॉम प्लीरोम, बस इतना याद रखिए। और इसका जो आंसर दिया है उसमें बस आपको इतनी बात याद रखना है, बाकी पूरा छोड़ देना है कि प्लीरोम इज द सेंट्रल हिस्टोजन which form स्टील आर पार्ट ऑफ स्टेम एंड रूट इनर टू इंडोडर्मिस। तो इंडोडर्मिस के अंदर वाला जो भाग है वो प्लीरोम से बनता है, जिसमें सेंट्रल हिस्टोजन आ जाता है, स्टील आ जाता है और रूट का इनर भाग आ जाता है इंडोडर्मिस के जो अंदर होता है। अब देखिए कह रहा है कि पार्ट ऑफ द प्लीरोम दैट फॉर्म वैस्कुलर टिश्यू इज कॉल्ड प्रोकैम्बियम। यही जो पार्ट ऑफ प्लीरोम का जो वैस्कुलर टिश्यू बनाता है उसी को प्रोकैम्बियम कहते हैं। तो 84 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है। ज्यादा डिटेल अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी नई एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं दिया गया है। अब 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फॉर ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सुइटेबल। कह रहा है कि अगर हम बहुत बारीकी से सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में अध्ययन करें तो कौन सा जोड़ा सुइटेबल होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सेकेंडरी ग्रोथ हमने पढ़ा है जो, तो उसमें ये पढ़ा है कि जो हमारे प्लांट या डाइकाट प्लांट हैं उन्हीं के रूट और स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ की हम लोग बात कर सकते हैं। तो टीक और पाइन इसका अच्छा एग्जाम्पल है। शुगर केन मोनोकाट है, सनफ्लावर तो डाइकाट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। व्हीट मोनोकाट है, ये भी गलत हो जाएगा, डाइकाट में होता है। देवदार एंड फर्न, फर्न हमारा टेरिडोफाइट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल टीक और पाइन हमारा करेक्ट है। तो 85 का ये विकल्प हमारा करेक्ट है, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो देखिए 85 का ये विकल्प करेक्ट है। कह रहा सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड इन डाइगैट एंड जिम्नोस्पर्म। सेकेंडरी ग्रोथ जो हमारी होती है वो एंजियोस्पर्म की बात करें तो द्विबीजपत्री में और जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है केवल। फर्न हमारा टेरिडोफाइट के अंतर्गत आता है, इसलिए फर्न में ये आउट ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाएगी।
इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन टेरिडोफाइट एंड रेयरली ऑब्जर्व्ड इन मोनोकाट। टेरिडोफाइट में द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाएगी और एक बीज पत्री यानी मोनोकाट में रेयरली कहीं कहीं पाई जाती है और इतनी बारीकी एनसीईआरटी में नहीं दी है, तो उन पौधों के बारे में हम अपने दिमाग खर्च नहीं करेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ रिजल्ट इन इंक्रीज इन गिर्थ और डायमीटर ऑफ द स्टेम बाय फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू बाय द एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। कह रहा है जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है, वो मोटाई में वृद्धि करती है पौधे के, डायमीटर में यानी व्यास में वृद्धि करती है और द्वितीयक ऊतक बनाती है। किसकी एक्टिविटी की वजह से? लेटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से। शो फॉर स्टडी ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, टीक जो कि एक एंजियोस्पर्म है एंड पाइन जो कि जिम्नोस्पर्म है आर बेस्ट स्टडीज। तो टीक हमारा एंजियोस्पर्म है, पाइन हमारा जिम्नोस्पर्म है। जब जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे अगर डिटेल में होगा आगे तो यहाँ पर ये मिलेंगे। तो इन्हीं में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाएगी, इस वजह से 85 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है डिफ्यूज पोरस वुड आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट ग्रोविंग इन ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिक्स में। डिफ्यूज पोरस वुड पूछ रहा है कहाँ पर उगने वाले पौधों में पाई जाएगी। तो देखिए ट्रॉपिकल रीजन का मतलब जहां पर मौसम एक जैसा रहता है। तो जहां पर मौसम एक जैसा रहेगा वहां डिफ्यूज पोरस वुड पाई जाती है, यानी उसमें छिद्र पाए जाते हैं, मतलब स्पंजी वुड होती है, छिद्रदार लकड़ी होती है। तो 86 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ट्रॉपिकल रीजन में जो प्लांट होते हैं उनमें डिफ्यूज पोरस वुड पाई जाती है, क्योंकि वहां पर मौसम साल भर एक जैसा रहता है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए इन मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म लाइक कॉनिफर्स एंड साइकैड वेसल्स आर एब्सेंट एंड द वुड इज मेड इंटायरली ऑफ ट्रैकिड, सच वुड इज नोन एज ए नॉन पोरस। कह रहा है जिम्नोस्पर्म की अगर बात करें जिसके अंतर्गत कॉनिफर साइकेड्स ये सब आते हैं, इनमें वेसल एब्सेंट होती हैं, यानी पतली ट्यूब जैसी संरचनाएं एब्सेंट होती हैं जहां पर खाली जगह होती है। तो कहने का मतलब ये है कि द वुड इज मेड इंटायरली ऑफ ट्रैकिड, तो वहां पर वुड जो है लकड़ी पूरा ट्रैकिड्स की बनी होती है। सच वुड इज नोन एज नॉन पोरस, तो ऐसी लकड़ी को बिना छिद्र वाली या नॉन पोरस वुड कहते हैं, क्योंकि ट्रैकिड्स में किनारे बंद रहते हैं, छिद्र नहीं होते। वेसल में किनारे खुले रहते हैं और ट्यूब लाइक संरचना होती है, जैसा हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब आगे कह रहा है कि इन एंजियोस्पर्म ऑन द अदर हैंड द वुड कंसिस्ट ऑफ बोथ ट्रैकिड एंड वेसल्स। जिम्नोस्पर्म में केवल ट्रैकिड्स पाई जाती हैं, वेसल एब्सेंट होती हैं, इसलिए लकड़ी नॉन पोरस है, बिना छिद्र युक्त, जबकि एंजियोस्पर्म में ट्रैकिड्स और वेसल दोनों पाई जाती है। तो द वाइड वेसल अपीयर पोर बिटवीन अदरवाइज स्मॉल साइज ट्रैकरी एलिमेंट, तो जिनमें वेसल पाई जाती है उनमें छिद्र होते हैं, अदरवाइज स्मॉल साइज ट्रैकरी एलिमेंट, छोटे साइज के ट्रैकरी एलिमेंट के अलावा। सच ए वुड इज नोन एज पोरस, तो जिसमें वेसल पाई जाएगी ऐसी लकड़ी को हम पोरस वुड या छिद्र युक्त लकड़ी कहते हैं। इन पोरस वुड इफ वेसल आर इसेंशियली इक्वल डायमीटर एंड आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रिंग। पोरस वुड में क्या होता है, वेसल हर जगह इक्वल डायमीटर की होती हैं, यानी समान व्यास की होती हैं, और पूरी रिंग में, पूरे छल्ले में यूनिफॉर्मली यानी एक समान डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, यानी बिखरी हुई होती है। द वुड इज नोन एज डिफ्यूज पोरस, ऐसी लकड़ी को डिफ्यूज या रंध्र युक्त लकड़ी कहते हैं। इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट ग्रोविंग इन ट्रॉपिक्स, तो ये ऐसी लकड़ी है जो ट्रॉपिक्स यानी एक समान जहां पर मौसम रहता है वहां पाई जाएगी, तो ऐसी वुड को हम डिफ्यूज ओरल वुड बोलते हैं। तो इतना काम का है, बाकी सब बेकार है।
अब आगे आ जाता है 87 नंबर क्वेश्चन, तो इसकी स्टडी करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाई कार्टिलेजनस स्टेम। तो एक्स्ट्रा स्टीलर मतलब बीच में स्टील, फिर इंडोडर्मिस, फिर कार्टेक्स होता है, फिर हाइपोडर्मिस, फिर इपीडर्मिस, ये क्रम चलता है अंदर से बाहर की ओर। तो स्टील के बाहर की बात हो रही है। एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ डाई कार्टिलेजनस प्लांट में कौन कराता है, हमको बताना है। तो देखिए हमने पीछे पढ़ा था कि फेलोजन को कार्क कैम्बियम भी बोलते हैं और इसी से कार्क बनता था बोतल वाला। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। तो एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए हमारा जो मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम है फेलोजन। तो 87 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 87 का सी विकल्प करेक्ट है। एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स ग्रोथ इन द कार्टिकल रीजन एक्सटर्नल टू स्टील। तो ध्यान दीजिए, एक्स्ट्रा स्टीलर का मतलब है कि कॉर्टिकल रीजन में ग्रोथ हो, यही एक्सटर्नल टू स्टील होता है। फॉर एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ द कार्क कैम्बियम आर फेलोजन डेवलप इन द रीजन आउटसाइड द वैस्कुलर टिश्यू। तो कार्क कैम्बियम या फेलोजन जिसको बोलते हैं, यही एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, यही स्टीलर रीजन के आउटसाइड में ग्रोथ कराता है। बाकी नीचे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। अब 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द पेरीडर्म इज इंक्लूड। तो फिल्म, फेलोजन, फिल्लोडर्म तीनों को मिला करके पेरीडर्म हम लोग कहते थे। तो 88 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 88 का डी नहीं बी करेक्ट होगा। कार्क कैम्बियम, कार्क एंड सेकेंडरी कार्टेक्स, तीन चीज आती हैं फिल्म, फेलोजन, फिल्लोडर्म। यहाँ पर सेकेंडरी फ्लोएम कह रहा है और कैम्बियम, कार्क कैम्बियम नहीं कह रहा। देखिए क्या क्या आता है। कार्क कैम्बियम, कार्क और सेकेंडरी कार्टेक्स, ये तीनों मिलकर के पेरीडर्म बनाती हैं। यहां पर देखिए कार्क लिखा है, फिर कार्क कैम्बियम है और फिर सेकेंडरी कार्टेक्स। यहाँ पर केवल कैम्बियम है और यहाँ पर सेकेंडरी कार्टेक्स की जगह फ्लोएम लिख दिया है, इसलिए ये नहीं सही होंगे, आलापदीज नहीं होगा। बी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कार्क, कार्क कैम्बियम और सेकेंडरी कार्टेक्स ये मिलकर के पेरीडर्म बनाते हैं। यहाँ पर सेकेंडरी कार्टेक्स न लिख के फ्लोएम लिखा है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर कार्क कैम्बियम न लिख के कैम्बियम लिखा है, इसलिए गलत हो गया। 82 क्वेश्चन हमने किया था, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कार्क, कार्क कैम्बियम, सेकेंडरी कार्टेक्स, इन तीनों को मिला के पेरीडर्म कहते हैं। यहाँ पर देखिए 88 नंबर क्वेश्चन में हमको बेवकूफ बना रहा है, सेकेंडरी कार्टेक्स नहीं फ्लोएम लिख दिया है, कार्क कैम्बियम नहीं कार्क केवल कैम्बियम लिख दिया है, इसलिए ये बी वाला हम मोर करेक्ट मानेंगे, डी वाला नहीं। तो 88 का बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 88 का बी आंसर करेक्ट है, रिफर टू आंसर 82 कह रहा है। अब 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एज ए ट्री ग्रोज ओल्डर विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज मोर रैपिडली इन थिकनेस। कह रहा है जब कोई पौधा बूढ़ा होता है यानी उसकी उम्र बढ़ती है
तो कौन सी चीज है इन चारों विकल्प में जो बहुत जल्दी रैपिडली बढ़ती है और पौधे की थिकनेस बढ़ जाती है, यानी मोटाई में वृद्धि होती है? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हमने पढ़ा था कि जब पौधा ओल्डर होता है तो उसमें जो है हार्डवुड बहुत तेजी से बढ़ती है। कठोर लकड़ी पहले मुलायम रहती है, फिर उसमें लिग्निन, टेनिन और आयल इन सब का डिपोजिशन होता है तो हार्डवुड बनती है। तो 89 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 89 का ए विकल्प हमारा करेक्ट है। हार्डवुड आर ड्यूरामेन, इसी को ड्यूरामेन भी कहते हैं। इज द, देखिए डार्क ड्यूरामेन एक जैसे नाम है, डार्क भी डी से शुरू है, ड्यूरामेन भी डी से शुरू है, तो हार्डवुड को ड्यूरामेन बोलते हैं। इज द डार्क कलरवुड नियर द सेंटर ऑफ द एक्सिस फॉर्म्ड आफ्टर मेनी ईयर ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द स्टेम। तो बहुत सालों बाद सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है स्टेम में, तब ये हार्डवुड हमारी बनती है, जो डार्क होती है और गहरे कलर की होती है। तो इस प्रकार से हमारा जो हार्डवुड है, कह रहा है द हार्डवुड इज फॉर्म्ड ड्यू टू चेंजेज इन द एलिमेंट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम। द्वितीयक जाइलम के जो एलिमेंट हैं उन्हीं में चेंज के कारण ये हार्डवुड बनती है। तो कुल मिलाकर के ओल्डर पौधों में हार्डवुड पाई जाएगी। 89 का ये विकल्प हमारा करेक्ट है। अब ज्यादा डिटेल पढ़ के अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरी है उतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि पेरीडर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो पेरीडर्म किसके द्वारा बनती है? तो पेरीडर्म में फिलम, फेलोजन और फेलोडर्म तीनों आ जाता है। तो पेरीडर्म कहाँ से प्रोड्यूस होता है? अगर इसकी बात करें तो फेलोजन आंसर होगा। जेन से जनरेट, याद रखिए, जेन से जनरेट। तो पेरीडर्म से, पेरीडर्म कहाँ से प्रोड्यूस होगा? फेलोजन से। ध्यान दीजिए कि ये चीजें अब एनसीईआरटी की नई बुक में नहीं दी हैं, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस उतना ही पढ़ेंगे जितना जरूरत। तो पेरीडर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय फेलोजन। अब फिलम, फेलोजन, फेलोडर्म को ज्वाइंटली हम लोग पेरीडर्म कहते हैं। तो बस इतना ही हम लोगों को पढ़ना है, ज्यादा अपना दिमाग नहीं खपाना है। तो अब 91 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।